हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिजिड बॉडी के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया था, रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है, अगर रिजिड बॉडी की बात करूं तो रिजिड बॉडी में क्या था बेटा, जो दो पॉइंट्स होते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन फिक्स होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो, सेपरेशन जीरो, शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा, साथ में एक कोई भी एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेम आएगा। ठीक है, या फिर कोई भी पॉइंट ले लो रिजिड बॉडी पे और कोई भी दूसरा पॉइंट, हर एक पॉइंट का सभी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेम आता है। यहाँ तक की कहानी अपन ने कल पढ़ लिया था और साथ में अपन ने ये भी पढ़ लिया था टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, प्योर रोटेटरी एंड कंबाइंड मोशन। ठीक है बच्चे, तो चलो और आगे बढ़ते हैं जरा। अगर आपने बेटा जो अपन ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, जैसे सर्कुलर मोशन में जो भी पैरामीटर पढ़े हैं सारे के सारे पैरामीटर अपन ने रोटेटरी में भी पढ़े, जैसे वहाँ डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वहाँ पे था एक्सेलरेशन, यहाँ आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तीन पैरामीटर तो अपन बेसिक पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीन पैरामीटर कौन कौन से, रिपीट करता हूँ। वहाँ पे था अपने पास क्या, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, वहाँ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ आया क्या, एक्सेलरेशन, यहाँ आया एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन ही पैरामीटर अपन ने पढ़े सर्कुलर मोशन। उसके बाद और भी तो पैरामीटर होते हैं ना, जैसे इधर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो इधर भी रोटेशन में भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगा। इधर जो है लीनियर मोमेंटम होता है, ना p = m × v, तो इधर कुछ न कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, उधर फोर्स होता है F = ma, तो फोर्स के करस्पॉन्डिंग इधर भी कुछ न कुछ होगा। तो ये सारी टर्म्स अपन आगे पढ़ेंगे एक एक करके, सारी टर्म्स आगे। तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करता हूँ। और वो जो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन में होती है ना, उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैं डिराइव करके बताता हूँ आपको। तो क्या लिख रहा हूँ देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये समझते हैं बेटा कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, वो क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ mv² होता है। बस अब मैं इसको रोटेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे आपको पता है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही अपन काइनेटिक एनर्जी जो है ये रोटेशन में लिखेंगे। रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है उसके लिए एक फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देखना है। तो रोटेशनल में जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं पहले कोई ना कोई एक सिस्टम बना लूँ। ठीक है, वो सिस्टम बनाते हैं जरा। मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम आ गया मेरे पास। ठीक है, ये सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स होंगे, ये सिस्टम आ गया। सिस्टम थोड़ा चौड़ा सा बन गया, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। अच्छा सुंदर सा सिस्टम बनना चाहिए। सुंदर तो अभी भी नहीं बना, पर कोई दिक्कत नहीं, चलता है ऐसा। ये सिस्टम आ गया अपने पास। अब ये सिस्टम जो है ये रिजिड बॉडी है। ये क्या है बेटा, रिजिड बॉडी के तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या ये आ गई है एक अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट पूरा सिस्टम घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, कितना वेलोसिटी से घूम रहा है बेटा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब इस सिस्टम में अलग अलग मास है। मान लो एक मास यहाँ रखा है, ये मास m1 है जो कि r1 रेडियस में घूम रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r1 रेडियस में घूम रहा है ये। ठीक है, एक दूसरा मास यहाँ मान लिया मैंने m2, और ये m2 जो है ये m2 जो मास घूम रहा है ना, ये r2 रेडियस में घूम रहा है। यहाँ एक और मास मान लिया m3 जो कि r3 रेडियस में घूम रहा है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सिस्टम में बस तीन ही मास है, m1 m2 m3, बाकी सब मासलेस हैं। ठीक है, ये तो बस ये जो बाउंड्री बनाई है ना मैंने एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए बनाई है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, पॉइंट मास के लिए डिफाइन करेंगे, फिर उसको अपन जनरलाइज कर देंगे आगे जाके। ठीक है, तो देखो क्या बेटा, ये जो पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास m1 आ गया, एक पॉइंट मास आ गया m3 और एक पॉइंट मास आ गया। तो सिस्टम में अपने पास टोटल तीन ही मास है और तीनों पॉइंटेड मास है, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो जो मास ऑफ सिस्टम बोलूंगा ना मैं, मास ऑफ सिस्टम, तो ये जो मिलके बना है तीन पार्टिकल से, m1 + m2 + m3 से। ठीक है बेटा, तीन ही पार्टिकल है इस सिस्टम में अपने पास। बाकी है अगर ये रोड है वगैरह कुछ भी मान लो आप, सब कुछ मासलेस है इस सिस्टम में। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है बेटा, मुझे इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, जो r रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा, देखो मुझे पहले तो काइनेटिक एनर्जी पता है क्या,
मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा मैं, 1/2 m1v1 स्क्वायर, 1/2 m2v2 स्क्वायर, 1/2 m3v3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी बेटा, इसमें मैं ये जो v1 v2 v3 को, इसको अगर मैं ओमेगा की टर्म में लिख दूं, मुझे पता है v1 जो होगा वो ओमेगा इंटू r1 होगा क्या, आपको पता है हर एक पार्टिकल का रिजिड बॉडी में ओमेगा सेम होगा क्या, ओमेगा। v2 को क्या लिख दूं, ओमेगा r2, v3 को क्या लिख दूं, ओमेगा r3। v इक्वल टू ओमेगा r वाला फॉर्मूला याद है क्या बेटा आप लोगों को, जो अपन ने पढ़ा था। अब मैं यहाँ v को ओमेगा में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 1/2 m1 ओमेगा r1 होल स्क्वायर, 1/2 m2 ओमेगा r2 होल स्क्वायर, 1/2 m3 ओमेगा r3 होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक की कहानी सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा बेटा, देखो 1/2 सब में कॉमन आ जाएगा, यहाँ ओमेगा, यहाँ क्या बनेगा देखो बेटा, यहाँ वाली टर्म अगर मैं लिखता हूँ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर, 1/2 m3 ओमेगा स्क्वायर r3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो ना, तो ये सारी टर्म में बेटा क्या हो रहा है, 1/2 सब में कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी सब में सेम सेम पैटर्न आ रहा है, तो देखो क्या टर्म बनी अपने पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। 1/2 तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 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 और ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख दिया। तो ये वाली टर्म में देखूँ तो यहाँ क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर, इस वाली टर्म में देखूँ तो क्या बचा, m2 r2 स्क्वायर, ये वाली टर्म में देखूँ तो क्या बचा, m3 r3 स्क्वायर। क्लियर है, तो ये वाली जो टर्म है ना बेटा, ये जो नई टर्म निकल के आई है, देखो आपको काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है जब अपन ट्रांसलेटरी मोशन से रोटेटरी मोशन में जाते हैं तो v की जगह ओमेगा आ जाता है, s की जगह थीटा आ जाता है, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाता है। तो यहां पे भी क्या हुआ, 1/2 तो एज इट इज है, ये 1/2 तो क्या है बेटा, एज इट इज है, और v की जगह ओमेगा आ गया। और जो मास होता है ना, ये जो मास होता था कहां पे, ट्रांसलेटरी मोशन में, उस मास की जगह एक नई टर्म आई है, ब्रैकेट के अंदर बंद है। ये जो मास की जगह एक नई टर्म निकल के आई है, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, और ये क्या आई है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। अगर एक अकेला मास होता तो क्या आता, m1 r1 स्क्वायर। इस वाली टर्म को बोला जाता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाम तो सुना ही होगा सर, नाम सुना सुना लग रहा है, पता नहीं लग रहा कब सुना था सर। 9th-10th में तो ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा बेटा। मैंने आपको बताया था यूनिट एंड डायमेंशन में एक लिखा होगा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखाया था मैंने mr स्क्वायर, m मास और r रेडियस, ऐसे कुछ भी लिख दिया होगा मैंने। तो वही सारी कहानी ये निकल के आई क्या, mr स्क्वायर 2-3 मास है ना। तो ये अब अपने पास एक नई टर्म आ रही है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई। इसको लिखा जाता है आई से। ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, आई। ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है, मैं इसको डार्क कर देता हूं। ये ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी टर्म क्या है, आई, और इस आई को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका रोल बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये चैप्टर का। अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो आगे की चीजें आसान हो जाएगी थोड़ी सी। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसके बारे में बता देता हूं। जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में मास का होता था ना, जिस फॉर्मूले में मास आता था ना ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेटरी मोशन में मास की जगह आ जाएगा कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसे वहां डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी v एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक्सेलरेशन a एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। वहां था मास m, और मास m की जगह यहां पे आएगा क्या बेटा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। और अब इस आई की पूरी कहानी पढ़ेंगे अपन अगले 2-3 लेक्चर तक। आई क्या है, क्या नहीं है, कैसे कैलकुलेशन होगी, वही सारी कहानी। बट आई आया कैसे, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, उसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ट्राई किया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है बच्चे, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं। अभी मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, ये आई क्या है, यही आई की पूरी कैलकुलेशन अपन आगे पढ़ने वाले हैं। इस आई को बोला जाता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। यहाँ पे ये जो आई है, आप चाहो तो यहाँ नीचे लिख लेना। ये डायग्राम थोड़ा छोटा सा कर देता हूं मैं, ठीक है। डायग्राम को छोटा करके यहाँ लिख दिया। ये जो आई है ना, आई को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, ठीक है। और वो आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू अगर लिखूं मैं तो ये कितना आ रहा है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। बस मैं यहां से इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के थ्रू आपके दिमाग में आई की एक थीम बनाना चाह रहा था। क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम की कोई एक टर्म होती है, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम वही रोल है जो ट्रांसलेटरी मोशन में किसका था, मास का। ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल मास का था, वही सेम रोल यहां पे आ जाएगा बेटा किसका, रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को। जो काम वहां किसका था बेटा, रिपीट कर रहा हूं वापस, मास का ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम यहां करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन। यहां तक की कहानी लिखो, फिर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सारी कहानी समझते हैं कि करके। 3-4 लेक्चर तक मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ही बात करूंगा बस, ठीक है। अगले जो है 3-4 लेक्चर, आज का लेक्चर, कल और परसों जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, सब में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें करेंगे बस। तो यहां तक की कहानी लिखो। फिर मैं हेडिंग लगा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि अपने पास एकदम नई टर्म आई है। उसके बारे में समझते हैं क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही समझना होगा अब अपने को। तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी आप लोग लिख डालोगे जल्दी से। देखोगे तो हेडिंग लिख देता हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को मैं बीच में खाली इसीलिए लाया हूं ताकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा फील आ जाए बस। तो देखो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में लिख देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको एक टर्म तो पता ही होगी इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ में। तो इनर्शिया का मतलब मास, जितना ज्यादा इनर्शिया मतलब ज्यादा मास, ठीक है। तो यहां भी इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन एक तरीके से रोटेटिंग में जो मास कंसीडरेशन है ना, उसको ऐसा कुछ बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो मैं लिख भी देता हूं, रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन इज सेम एज मास इन ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन के पैरामीटर लिखता हूँ, ट्रांसलेटरी मोशन के पैरामीटर ऊपर लिखूंगा और नीचे रोटेटरी मोशन के पैरामीटर लिखूंगा, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में आता है एस, यहाँ आता है थीटा, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अपने पास एक नई टर्म और आ गई बस, जो यहाँ मास का काम होता था वो यहाँ आई का काम होगा। आई बोले तो आई बोले तो क्या है बेटा, आई बोले तो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये वाला अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये वाला बॉक्स के बारे में अभी नई बात पता चली अपने को। अब जैसे देखो क्वेश्चन में क्या होता है, एक चीज सुन लेना ध्यान से। क्वेश्चन में क्या होता है, अभी तक तो जो क्वेश्चन होता है ना, मास डायरेक्ट गिवन होता था। अब यहाँ क्या होगा बच्चे, क्वेश्चन जब भी आएगा तो वहां आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना पड़ेगा अपने को, कैलकुलेट। अब आएगा कितना, जैसे ऑब्जेक्ट दिया जाता था, एक ब्लॉक दे दिया, ब्लॉक का मास दे दिया 2 kg, स्फीयर दे दिया, स्फीयर का मास 5 kg 6 kg जो भी दे दिया, ठीक है। स्फीयर का रेडियस, रिंग, डिस्क, ऑब्जेक्ट, क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी ऑब्जेक्ट दे दिया सबका मास दे दिया जाता। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया जाता क्वेश्चन में। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन समझते हैं अपन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन किस टाइप से करनी है। मैं बेसिकली आपको बेसिक इतना तो बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं अपन आई से। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, आई, कैपिटल आई, यहां लिख लेना आप कैपिटल आई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो नोटेशन देते हैं वो कैपिटल आई से देते हैं, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है रोटेटरी मोशन में, वही सेम रोल किसका था, मास का, किसमें, ट्रांसलेटरी मोशन में। क्लियर है बेटा, इतनी कहानी समझ में आई ना। अब अगर आपको कोई भी फॉर्मूला पता हो, जैसे मैं बताता हूं, एक तो अपने को पता ही है कौन सा वाला, अभी अभी डेराइव किया अपन ने काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी वहां क्या लिखते थे बेटा, हाफ mv²। तो यार रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दिया मैंने, 1/2, मास की जगह आई लिख देना है और v की जगह ओमेगा लिख देना है, ठीक है। और फॉर्मूला बताता हूं, यहाँ लीनियर मोमेंटम क्या लिखते थे अपन, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है बेटा, L से। मास की जगह क्या आ जाएगा, I, और v की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। क्लियर है ना। और भी फॉर्मूला पावर का, एक फॉर्मूला यहाँ पावर होता था बेटा, पावर का अच्छा पावर वाला केस नहीं पढ़ा है, ठीक है, यहां तक की कहानी समझ लो, ठीक है। पावर वाला भी अभी आगे आ जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर बनेगा ना सारी चीजें आगे बढ़ती जाएगी। बस आपको क्या करना है, वहां की चीजों को यहां से कंपेयर कर देना, रिलेट करना है, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, आप समझते जाना। तो कुल मिला के अब अपन क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बच्चे, अगर मान लो मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है, रैंडम टाइप का ऑब्जेक्ट, और उसका मुझे चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक तो उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं इसके कॉन्सेप्ट अपने को पता है ऑलरेडी। बट अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की कैलकुलेशन समझ आ जाती है तो खटाखट से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अपन क्या समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट में मैं MI बोलूंगा, MI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बुक्स में MOI भी लिखा हो सकता है, MOI, मैं MI बोलूंगा शॉर्ट में, और शॉर्ट कर दिया अपन ने MI। तो अब अपना जो होगा ना बेटा, अपन चाहेंगे अब क्या, MI की कैलकुलेशन करना, ठीक है। अब अपना टारगेट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट की अलग अलग टाइप से कैलकुलेशन हो सकती है बेटा। तो वो सारी कैलकुलेशन अपन समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल पॉइंट्स अलग अलग टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये समझते हैं। तो हेडिंग लिख रहा हूं मैं, MI कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब अपन हेडिंग में क्या लिख रहे हैं बेटा, MI कैलकुलेशंस। तो कैसे होगी MI कैलकुलेशंस ये समझते हैं। तो पहला है मोमेंट, MI का मतलब समझ जाओगे ना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, घबराना नहीं है। MI फॉर अ पॉइंट मास, एक अकेला पॉइंट मास है दुनिया में, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, लिख देते हैं जरा, बड़ा आसान सा है, बहुत आसान। ये जैसे मान लो क्या है बेटा, ये एक सिस्टम बनाया मैंने, ये सिस्टम में एक पॉइंट मास है, एक अकेला मास है बेचारा, और इसके अलावा कोई नहीं है इसकी जिंदगी में, ये R डिस्टेंस आ गई। अब ये मास जो है ये ऐसा कुछ घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिखा जाएगा बेटा, ये लिखा जाएगा I = m × r²। और अगर आपको याद हो बेटा, जब मैंने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था आपको, तो यही सिंपल एक फॉर्मूला लिखा दिया था, I = mr², और आपने उसको रट भी लिया था कुछ बिना संकोच की, हाँ ऐसा कुछ होता होगा, आगे पढ़ा दूंगा। मैंने बोला था, आपने मेरी बातों पर विश्वास किया और मैं आपके विश्वास पे खरा उतरा हूं। मैंने आज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बता दिया। I = mr² होता है, ये केवल और केवल ओनली पॉइंट मास के लिए। अब ये जो m है, ये m क्या है बेटा, पहले तो इसको याद कर लेना, और मुझे लगता है ये पहले से याद होगा बच्चों आप लोगों को, क्योंकि आपने यूनिट एंड डायमेंशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ m क्या है, ये मास ऑफ पॉइंट मास है, मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास, ठीक है। R क्या है, जिस रेडियस में वो घूम रहा है, ये कोई एक रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना, यहाँ पे ये जो है R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, जिस भी सर्कल में ये घूम रहा है
उसका रेडियस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी पे है ये, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन या रेडियस ऑफ रोटेटरी मोशन, जो भी मोशन में जो भी जैसा भी वो घूम रहा है। अब अगर छोटी छोटी बातें की जाए, बहुत छोटी छोटी आसान सी बातें, तो पहला तो बेटा क्या है, इसका एसआई यूनिट बोलूं तो एसआई यूनिट ऑफ माई क्या है ये, एम आई क्या है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका यूनिट क्या लिख दूंगा बेटा, केजी इनटू मीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसा भी लिख दिया जाता है ना। डायमेंशन अगर लिखूंगा तो बहुत ही आसान है क्या, डायमेंशन अगर इसका लिखेंगे बेटा तो इसका जो डायमेंशन लिखेंगे m1 मास आ गया, L2 T0, ठीक है। स्केलर है, वेक्टर है। अब बेटा मैं बोल देता हूं इसको, आपको बिहेवियर देना है किसके जैसा, mi इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मान के इसके सारे आंसर निकाल लेने हैं आपको। हकीकत में कोई बुक्स में टेंसर के बारे लिखा होता है कि टेंसर है जो ना वेक्टर है ना स्केलर है, बट अपन यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे सारी कैलकुलेशन किसके जैसी मान लेंगे अपन, स्केलर के जैसी, और आगे आगे आंसर निकाल लेंगे। बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना सर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं बुक में क्या लिखा है क्या लिखा उस पर नहीं जाना, आपको खाली स्केलर मानना है और आंसर निकाल लेना है। अगर कोई बोल दे ये क्वांटिटी कौन सी है तो फिर टेंसर लिख देना, क्या दिक्कत है वहां पे, ठीक है ना, टेंसर क्वांटिटी लिख दो, क्या दिक्कत है उसमें। ये एक्सियल वेक्टर भी बोल देते हैं इसको कभी कभी। तो यहां तक की कहानी लिख लो जरा आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करी मैंने, एक सिंपल पॉइंट मास का फॉर्मूला लिखा जो हर बच्चे को पता था, मेरा ऐसा मानना है। सही मान रहा हूं ना मैं, या फिर कुछ भी, सर आप कुछ भी मान लो, हमें कुछ नहीं पता, आप हमें इतना इंटेलिजेंट मत मानो सर, हमें इतने इंटेलिजेंट थोड़ी है। कोई नहीं, बना देंगे बेटा तुम लोगों को, नोट करो यहाँ तक की कहानी, ट्राई करेंगे पूरा बनाने के लिए आपको। आपका इंटेलिजेंस लेवल हम बढ़ाएंगे अगर आप लोग हमारे साथ साथ चलोगे, तो नहीं चलोगे तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। चलो एम आई की कैलकुलेशन, फर्स्ट हेडिंग लिखा था मैंने एम आई कैलकुलेशन, पहला पॉइंट मास के लिए लिखा। अब लिखा हूं मैं पॉइंट मासेस सिस्टम, मतलब अपने पास क्या है, अब एक सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम में 3-4 मास होंगे, उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्लियर है, पहले तो पॉइंट मास के लिए लिखा मैंने, अब किसके लिए लिख रहा हूं बेटा, पॉइंट मास सिस्टम के लिए लिख रहा हूं। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट मास हो सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, वेक्टर वेक्टर का कोई लोचा नहीं रहेगा यहाँ पे। चलो सेकेंड, एम आई फॉर पॉइंट मासेस सिस्टम, ठीक है। तो पॉइंट मास सिस्टम अगर आपको दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, देखो बेटा जरा, मान लो ये एक्सिस है, ये मास आ गया यहाँ पे अपने पास m1 जो कि r1 रेडियस में घूम रहा है, एक दूसरा मास यहाँ आ गया m2 जो कि r2 रेडियस में घूम रहा है, तीसरा मास यहाँ आ गया m3 जो कि r3 रेडियस में घूम रहा है। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, ये अभी अभी मैंने डेराइव कराया क्या आपको, यहीं से तो डेरिवेशन किया आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो फिर भी बता देते हैं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास एक सिस्टम आ गया बेटा, ये एक सिस्टम आ गया जो कि रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, और ये ऐसा घूम रहा है, ये रिजिड बॉडी, चैप्टर का नाम ही रिजिड बॉडी है, तो हर एक सिस्टम रिजिड बॉडी होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर का नाम ही रिजिड बॉडी है यार। मतलब हर एक सिस्टम रिजिड मानना है आपको, ठीक है। रिजिड बॉडी होता क्या है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ अच्छे से समझाया हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना बड़ा आसान है क्या, आई m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, कौन सी बड़ी बात है इसमें, सबको पता है। ये बॉक्स बना देते हैं, मुझे तो बॉक्स बनाने का मन भी नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि आसान है ना यार। तीनों मास का इंडिविजुअल निकाल लिया अपन ने, mr स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना, mr स्क्वायर, तो तीनों का निकाल लिया, ऐड कर लिया, कौन सी बड़ी बात है उसमें, क्या हो गया, ठीक है। कहानी नोट करो जल्दी से यहाँ तक। m1 m2 m3 क्या है, 3 मास है, r1 r2 r3 क्या है, तो उनका रेडियस है, जिस भी रेडियस में वो तीनों मास घूम रहे, तो ठीक है। इसको लिखने की जरूरत है क्या, m1 m2 m3 3 मास हैं, r1 r2 r3 उनका जो भी रेडियस, जितना रेडियस में घूम रहे हैं ना,
एक्सिस के अबाउट। ये वाली लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन खींची है मैंने, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस भी बोला जा सकता है। नोट करो कहानी, याद की कहानी नोट कर लो बेटा। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवा देते हैं आसान से एकदम। लल्लू बोले तो हलवा, हलवा बोले तो बहुत इजी न्यूमेरिकल, एकदम बच्चे भी कर लेंगे, दूसरी क्लास का बच्चा भी जिसको सोल्व कर दे उसको इस टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे शुरू में। आप लोग नहीं करोगे बट ट्राई करोगे ना, ट्राई करना पड़ेगा यार, नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। गायब। अब आ जाते हैं अपन न्यूमेरिकल पार्ट पे। न्यूमेरिकल का नाम सुनते कुछ बच्चों के तो धड़कनें तेज हो जाती है। अब आएगा, अब तो भारी कॉन्सेप्ट आएगा, पता नहीं क्या कराएंगे सर। अरे आसान सी चीजें, अगर MR² आपको याद है तो आंसर आ जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे आसान, जैसा कि हर बार लिखता हूं मैं, आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा क्वेश्चन। ये एक मास मान लेना, या पॉइंट मास है 2 kg का, एक दूसरा मास है 0.3 kg का, ठीक है। और दोनों मास के बीच का डिस्टेंस मान लेना है 10 मीटर का डिस्टेंस आ गया। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए 3 एक्सिस के अबाउट। एक एक्सिस ये आ गई, पहली एक्सिस कहां से पास कर रही बेटा, पहली एक्सिस ये रही, दूसरी एक्सिस ये रही, I1 I2, सेंटर ऑफ मास मुझे पता है कहां होगा, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। अपने सिस्टम में 2 ही मास है, ठीक है। सिस्टम में कितने मास है अपने पास, 2 मास है। बस क्या पता करना है मेरे को, फाइंड I1, I2, I3। देखो बता देता हूँ, क्वेश्चन लैंग्वेज में मैंने नहीं लिखा है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। मैंने लैंग्वेज में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब इतने आसान क्वेश्चन को लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। आपको समझ आ गया होगा। बता देता हूँ क्या है बेटा, 2 मास है और एक मास दिया है 3 kg का, एक मास दिया 2 kg का। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कराऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I1 मतलब ये वाली एक्सिस, ऐसी एक्सिस जो 3 kg को 3 kg से पास कर रही है और ये दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, उसको नाम दे दिया I1। एक्सिस को हटा दिया, भगा दिया, दूसरी एक्सिस ला दिया जो 2 kg से पास कर रही है, एक्सिस को नाम दे दिया I2। तीसरी एक्सिस जो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास से जा रही होगी, 2 kg और 3 kg का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा और वो 3 kg के पास में होगा। अब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा कौन से पॉइंट पे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का लगा है। जैसा मैंने आपको बेटा चैप्टर शुरू किया ना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहाँ आएंगे। सर्कुलर के आ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के भी आ गए, वर्क पावर एनर्जी भी आएगा, आगे सब आएगा, न्यूटन्स लॉ भी आएगा, काइनेमेटिक्स भी आएगी। इसलिए पूरा परफेक्ट सबका रिवीजन होगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझना है तो सारी चीजें पहले अच्छे से आनी चाहिए। वैसे मैं ट्राई करूंगा जब भी समझाऊं पुराने कॉन्सेप्ट वापस से बता दूं, जैसे इसमें सेंटर ऑफ मास आया तो मैं वापस बता दूंगा। मुझे पता है हमारे बच्चे कैसे हैं, ठीक है, सब भूल जाते हैं तो उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहले मैं I1 की कैलकुलेशन करूंगा, फिर I2 की, देन I3 की। शुरुआत करें बेटा, चलो शुरुआत कर दी जाए। हाँ, सॉल्यूशन तो देखो क्या है प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं I1 निकाल रहा हूं। ये यहां 2 kg आ गया, यहां 3 kg आ गया, ये वाली एक्सिस आ गई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा निकल के आया I1, ठीक है। अब अगर देखो तो बेटा ये जो एक्सिस होगी, इस एक्सिस के अबाउट ये जो 3 kg घूम रहा है उसका तो कोई रेडियस ही नहीं बन पा रहा, और ये 2 kg तो बड़ा आराम से 10 मीटर का रेडियस में घूम रहा होगा ऐसे, ठीक है। ये वाला जो 2 kg है ये तो बड़े आराम से घूम रहा होगा ऐसे। सर आपने हमें तो बोला ही नहीं वीडियो पॉज करके सोल्व करो, आसान सा क्वेश्चन है तो हमें तो बोला ही नहीं, सोल्व कर लो ना, किसने मना किया। वीडियो पॉज करो, खुद से सोल्व करो। तीनों क्वेश्चन है, I1 I2 I3 निकाल लो फटाफट से, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब ये आपकी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद से सोल्व करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं बेटा। अगर आप लोगों ने नहीं सोल्व किया है खुद से तो एक बार ट्राई जरूर करो बेटा। तो चलो मैं I1 की कैलकुलेशन कर लेता हूँ पहले। तो I1 क्या होगा बेटा, इस एक्सिस के अबाउट जो I1 लिखूंगा मैं,
ये जो बेटा 3 वाला मास है, ये इसका रेडियस तो 0 है, ये तो घूम ही नहीं रहा ना, यही एक्सिस पे ही बैठा है आराम से, आराम फरमा रहा है। ये घूमेगा 10 मीटर में, ये जो घूम रहा होगा वो 10 मीटर रेडियस में घूम रहा होगा। ये तो 0 हो गया, 2 × 100, ये 200 आ गया kg मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, तो I1 बड़ा आसान है क्या। ऐसे ही सेम पैटर्न पे आप बच्चों I2 भी पता कर सकते हो क्या। I2 के लिए ये 2 kg, ये 3 kg, ये आ गई मेरा एक्सिस I2, घुमा दो I2 के अबाउट। तो अगेन इसमें क्या हो जाएगा बेटा, जब मैं I2 निकालूंगा, ये I1 निकाला, तो I2 वाली कैलकुलेशन में क्या होगा, जो ये 2 है वो नहीं घूम रहा है और 3 जो है वो 10 में घूम रहा है। अब ये सबको समझ आया होगा, ये ऐसे 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 घूम घूम के आएगा, बड़ा आराम से घूम रहा होगा। ठीक है, जैसे भी घूमे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सोल्व करने पे ये आया I2 कितना आया, 300 kg मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन का अपना I2। अब मुझे I3 पता करना है बेटा। I3 आप लोग खुद से सोल्व करो यार, अब सारी चीज़ें मेरे से सोल्व करवाओगे क्या। I3 खुद से सोल्व करो। सर ये तो हार्ड वाला है सेंटर ऑफ मास। अरे तो सेंटर ऑफ मास अभी अभी पढ़ के निपटे हैं, 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है, आना चाहिए। सोल्व करो जल्दी से बेटा। अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे ना इसे आसान से, फिर मतलब मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ने में और पढ़ाने में। इजी क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए सभी बच्चों के। चलो आगे बढ़े, तो सोल्व कर लेंगे थर्ड वाला पार्ट। ये मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ और थर्ड वाले पार्ट पर आता हूँ। तो I3 के लिए देखो क्या करना होगा, बे kg, 2 kg, बे बोले तो 2, गुजरात में 2 को बे बोला जाता है। 3 kg। यहाँ पे अपना आ गया सेंटर ऑफ मास, ये आ गया क्या, सेंटर ऑफ मास 0 0, ये आ गया 10,0। सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखते थे ना बेटा, XM, M1 x1, M2 x2, M3 x3, सॉरी M3 M, क्या लिख दिया यार, M1 M2। ठीक है, पता नहीं पेट क्यों दुखने लग गया है आज। चलो ये तो लेक्चर तो कंप्लीट करते हैं। हाँ, XCM M1 3 0 2 10 3 + 2। ठीक है बेटा, 3 इसको मैंने ओरिजिन मान लिया तो 2,10 पे ही आ गया, तो ये 0 + 20/5, तो ये निकल के आया 4 मीटर। मतलब ये सेंटर ऑफ मास वाला कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया मेरे पास, हाईलाइट कर देता हूँ इसको। सेंटर ऑफ मास आया 4,0 पे, तो ये डिस्टेंस 4 मीटर रही होगी, और अगर ये 4 है ना तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, M × R देख लो बराबर होना चाहिए, M × R 6 × 2 12, 4 × 3 12, MR कॉन्स्टेंट होता है ना, M × R। चलो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो I3। ये जो एक्सिस था इसके अबाउट जो घूमने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था वो I3 आ रहा था, तो ये कितना आ गया बेटा, 3 × 4²। अरे यहाँ इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं घुमाऊंगा तो ये 3 kg 4 मीटर में घूमेगा ना, +2 × 6²। तो I3 कितना आ गया, 3, 4² कितना हो गया, 4 × 4 16, 2 6 × 6 36, I3 48 हुआ गया, +72 हुआ गया बराबर, तो 72 80 120 kg मीटर इसको। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो जरा, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड इधर सोल्व किए हुए हैं अपन ने, 1 2 3। पहले सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास पता लग जाएगा तो क्वेश्चन फिर आसान सा हो जाता है, फिर क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके समझाया है, आपको समझ भी आया होगा। अगर आपने सोल्व किया था तो अपना आंसर मैच कराओ जरा। चलो आगे बढ़े। यहां तक की कहानी नोट कर लो वीडियो पॉज करके।
पानी चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो के ये सबसे पहला क्वेश्चन आसान कैटेगरी का क्वेश्चन था बेटा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन बता देता हूँ जरा। क्वेश्चन यहाँ बहुत सारे हैं, भरमार है क्वेश्चंस की, बट आप लोगों को समझ आना चाहिए। आप लोग ट्राई करोगे तो सब कुछ समझ आएगा, नहीं ट्राई करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, फिजिक्स से बेटा है। फिजिक्स में आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। यहाँ इमेजिनेशन का बड़ा रोल है बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ जरा मैं। यहाँ तक की कहानी सब बच्चों ने लिख ली होगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। दो क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा और ध्यान से सॉल्व भी करना है। ये एक ज्योमेट्री है जिसको सब लोग जानते हैं, स्क्वायर जिसको बोला जाता है। ये 4 रोड है जिनका कोई मास नहीं है। ठीक है, यहाँ एक मास है m, यहाँ दूसरा मास m, तीसरा मास m एंड चौथा मास m। ये सारे पॉइंट मास हैं। 4 पॉइंट मासेस m are placed at corner of a square, और जो स्क्वायर का साइड है वो आप a कंसिडर कर लो। कितना मान लो a। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, फाइंड mi बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट एनी वन एज ऑफ स्क्वायर। एज समझते हो या साइड बोल दो? एनी वन साइड, कोई भी एक साइड ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी साइड ले लो। सेकेंड फाइंड एम आई अबाउट एनी वन डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल समझते हो ना, कॉर्नर को मिलाने वाला लाइन। थर्ड वाला ध्यान से सुनिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच पासिंग थ्रू center of square and perpendicular also, and perpendicular to square also। ठीक है, बता देता हूँ। देखो क्या है बेटा कहानी। कहानी सिंपल है। 4 पॉइंट मास है, चारों के मास आइडेंटिकल है, m m m m। और ये ज्योमेट्री जो है ना वो बेटा यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई है, स्क्वायर है, साइड ए कंसीडर कर लेना है। अब मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है सिस्टम का। पहला तो कोई भी एक साइड के अबाउट, दूसरा कोई भी एक डायगोनल के अबाउट, और तीसरा एक एक्सिस दिया है। और एक्सिस के बारे में लिखा है एक्सिस विच पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर हमने तो अभी तक सेंटर तो सर्कल का ही सुना था, स्क्वायर का सेंटर कहाँ होता है? पता भी होगा आप लोगों को। सेंटर मतलब जहाँ दोनों डायगोनल कट करें, ये वाला पॉइंट जहाँ दोनों डायगोनल कट करें तो ये वाला पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है। ये जो सिमेट्रिकल पॉइंट जो होता है वो पॉइंट से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस बराबर बराबर हो। एंड परपेंडिकुलर टू स्क्वायर ऑल्सो, मतलब वो जो एक्सिस है वो ऐसा है, मतलब ये इस टाइप का है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से पास करेगा। ये चौक आप शायद ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ठीक है, चौक को ऑब्जर्व करो जरा। ये चौक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है
और स्क्वायर बोर्ड के प्लेन में है, और ये जो चौक है स्क्वायर के सेंटर से पास कर रही है। इस चौक वाली एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस सिस्टम को पूरा घुमाता हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में रोड के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, ये रोड से कनेक्शन है, इन सारी रोड को मासलेस मान लेना है, ठीक है ना। ये जो 4 रोड है ना, ये मासलेस रोड है, मासलेस रोड्स। ये जो सारी की सारी रोड है 1 2 3 4 सबको आपने मासलेस मान लेना है। चलो सोल्व करो बेटा। सोल्व करो, किस टाइप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलो मैं सोल्व कर दूं क्या। अब एक चीज सुन लो ध्यान से, अब यहाँ एनी वन साइड लिखा है ना, कोई भी साइड ले लो, हर एक साइड का आंसर सेम आएगा ना, इसीलिए तो एनी वन लिखा है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ बेटा, ये एक पॉइंट मास, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। मैं ये सारे मास को m बोल दिया, m बोल दिया, m बोल दिया। मुझे ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले ये जो है ना, ये साइड के अलोंग आ रही है, ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ, इसके अबाउट घुमाऊँ तो क्या होगा। पहले तो ये पता करो, अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं घुमा लेता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट अगर इस सिस्टम को घुमाता हूँ, तो ये वाले मास का रेडियस 0 आएगा, ये वाले मास का रेडियस भी 0 आएगा, और ये वाला जो मास घूमेगा वो ऐसे ऐसे घूमेगा, और ये वाला जो मास वो ऐसे ऐसे घूमेगा। मतलब जितने रेडियस में ये वाला मास घूमेगा वही सेम रेडियस में ये वाला मास भी घूमेगा। ये वाला मास नहीं घूमने वाला, ये वाला मास नहीं घूमने वाला। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा, m × 0 स्क्वायर ये वाले मास के लिए, m × a स्क्वायर ये वाले मास के लिए, m × a स्क्वायर ये वाले मास के लिए, m × 0 स्क्वायर ये वाले मास के लिए। तो यहाँ से i निकल के आया मेरे पास 0 प्लस ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर प्लस 0। तो फाइनली जो आंसर i का निकल के आता है मेरे पास, ये ट्वाइस ऑफ ma स्क्वायर, ये अपना आंसर आया। ठीक है, क्लियर है बेटा, आसान क्वेश्चन है क्या। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है अपन ने सोल्व कर डाला, और बहुत ही आसान पैटर्न का क्वेश्चन। अब किसी बच्चे को लग रहा है सर मैं ये वाली एक्सिस लो ये वाली साइड लिया सर मैंने, मेरा आंसर भी ऐसा आ रहा, तो सही है क्या, सही है। और अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर मेरा आंसर अलग आ रहा है, तो वो गलत है बेटा, ये सेम आंसर आएगा। ये वाली साइड ले लो, ये वाली साइड ले लो, आप सर्कल देखो कौन से सर्कल में वो घूम रहा है, ठीक है, सर्कल आइडेंटिफाई करो। तो ये वाला मास ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, ये वाला मास ऐसे घूम रहा होगा, और ये दोनों आराम से बैठेंगे। अच्छा, एक पॉइंट मैंने लिखाया था, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में वो पॉइंट आ गया हो, 99% बच्चों के दिमाग में नहीं आता। वैसे पॉइंट मैंने लिखाया था क्या, सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। सिस्टम के अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मान लेना है, हर एक पॉइंट का, सारे के सारे पॉइंट्स का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है किसी के भी रेस्पेक्ट में। तो इसका और इसका तो सेम होगा। और ये जो एक्सिस वाले पॉइंट है ना बेटा, इनका जो अगर ये थोड़े बाहर होते तो घूमते कुछ, बट अगर ये एक्सिस पे है ना, तो अपन ये मान लेते हैं कि जो एक्सिस वाले पॉइंट होते हैं, एफ पॉइंट, कुछ थोड़े से पॉइंट जो होते हैं वो आराम से सोते रहते हैं, वो उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। जो एक्सिस वाले पॉइंट है वो हमेशा रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पहला आंसर आ गया होगा, दूसरा आंसर सोल्व करने के लिए ट्राई करते हैं जरा। दूसरा वाले क्वेश्चन में लिख देता हूं, सेकंड वाला डायग्राम बना लेंगे पहले। सेकंड वाला डायग्राम बनाओ बेटा, आप लोग ट्राई कर रहे हो या मैं सोल्व करके बताऊं। पहले तो पूरा क्वेश्चन लिखो, पूरा 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 यहाँ तक क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखो, फिर आगे बढ़ो। चलो मैं सेकंड वाला क्वेश्चन इधर सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो जरा क्या, वापस से अपना स्क्वायर आ गया बेटा, स्क्वायर 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 आ गया क्या अपना, स्क्वायर स्क्वायर आ गया। सारे के सारे मास m है, m है सारे के सारे मास। अब मैं कोई भी एक डायगोनल ले लूँ जो मेरी मर्जी पड़ता है। मैंने ये वाला डायगोनल लिया, मुझे अच्छा लगा, सुंदर लगा, ये वाला डायगोनल ले लिया मैंने। इसके अबाउट घुमाते हैं इस सिस्टम को, अरेंजमेंट को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा देखो। अब क्या होगा बेचारा, ये वाला मास तो गया, ये वाला मास भी गया, दोनों का रेडियस 0 0 है, और ये वाला जो घूम रहा होगा वो ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे क्या दोनों। ये वाला मास और ये वाला मास हमेशा दोनों डायमीटर पे रहेंगे, ध्यान रखना। एक मास अगर इधर है तो एक मास इधर रहेगा, और ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे दोनों, ठीक है ना। तो ये वाला मास और ये वाला मास सेम सेम रेडियस में घूम रहे होंगे,
और वो रेडियस ए नहीं होगी अदर देन ए, तो कितनी होगी सर वो? पता लगाओ आप, यही तो आपको पता लगाना है ना। चलो शुरुआत करें। आई बरोबर 2 मास का तो गायब कर दिया, 0 0 लिख दिया, ये दोनों जो एक्सिस पे आ रहे हैं, ये वाला रेडियस कितना होगा पहले बताओ। पहले एक बार खुद से सोल्व करो यार, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जब तक आपका दिमाग नहीं लगेगा, जब तक आपका पेन नहीं चलेगा, जब तक आपकी इमेजिनेशन पावर नहीं डेवलप होगी, थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होंगे आपके दिमाग में, इसका मतलब आप चुपचाप बैठे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझना है तो आपके थॉट प्रोसेस चलने चाहिए लगातार वीडियो में कि अब सर क्या लिखने वाले हैं, अब सर क्या लिखने वाले हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये थॉट प्रोसेस और इमेजिनेशन आपके दिमाग में हर टाइम चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही तो वीडियो देखना बंद कर दो, जब चलने लगे ना तो वापस देखना। कुछ बच्चों के दिमाग में ज़्यादा लोड रहता है, कुछ खेलने भी जाना है, गेम भी खेलना है, पबजी पता नहीं क्या क्या गेम खेलने होते हैं, ठीक है ना, इंस्टा भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज चैटिंग करनी है ग्रुप में अपने, तो मतलब वीडियो देख रहे हैं, दिमाग में वो भी चल रहा है साइमल्टेनियसली। तो वो सारी अगर चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है ना, तो प्लीज़ एक बार अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करो, सारी चीज़ें पहले वो कर लो, वीडियो देखना बंद करो। वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं जब तक अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हो तो, ठीक है ना। वीडियो आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ देखना है, तब जाके समझ आएगा, ठीक है ना। क्लियर है बेटा? तो क्वेश्चन सोल्व करो जरा आप लोग वापस से। यहाँ पे ये जो मास है, ये वाला मास और ये वाला मास कितने कितने रेडियस में घूम रहे होंगे। चलो शुरुआत करता हूं मैं। ये जो डायगोनल होगा इसका डायगोनल का हाफ होगा क्या? ये जो रेडियस होगा डायगोनल का हाफ होगा, तो इसका डायगोनल पता करते हैं। ये साइड ए है और यहां से यहां साइड ए है। जो साइड ए है ना, तो डायगोनल में डायरेक्ट लिख दूं क्या? √2a होगा। यहां से यहां ए है, यहां से यहां ए है, तो ये डायगोनल √2a होता है, ये वाला डायगोनल भी √2a होगा। तो प्लस m √2a/2 होल स्क्वायर। अपॉन 2 क्यों किया? उससे रेडियस आधा, ये डायगोनल तो पूरा आ गया, उसका आधा रेडियस आएगा, प्लस m √2a/2 होल स्क्वायर। तो यहां से मैं कैलकुलेशन करूंगा ना बेटा, 0 0 m 2a²/4 m 2a²/4। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा मेरे पास ma² प्लस ma²/2, तो फाइनल आंसर ma² आ गया। ये अपना आंसर हो गया बेटा। चेक कर लो जरा, क्या आप लोगों का आंसर यही था या कुछ अलग था? चेक करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिखा आपके सामने। थर्ड वाले डायग्राम में, थर्ड वाले क्वेश्चन में ये डायग्राम यूज कर लेता हूं। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में एक्सिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। अगर आपने एक्सिस को आइडेंटिफाई कर लिया तो आंसर आ जाएगा, वरना आप बैठे रहो जिंदगी भर, आपसे आंसर नहीं आने वाला। एक्सिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने बताया आपको, ये जहां पे डायगोनल कट करते हैं, डायगोनल कट करने वाले पॉइंट को सर्कल का, स्क्वायर का सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर का सेंटर आएगा बेटा, उस सेंटर से मुझे ऐसी एक्सिस चाहिए जो इसके स्क्वायर के परपेंडिकुलर भी हो, जैसा कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी था, क्रॉस, ये वाली। अब ये क्रॉस का मतलब क्या मैं बता देता हूं बेटा, ये आपके दिमाग में पहली बार आया होगा ऐसा क्रॉस। ये क्रॉस का मतलब ऐसी कोई एक्सिस है, ध्यान रखना बेटा। अब आगे ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में पहली बार ये क्रॉस आया है। क्रॉस का मतलब होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने हो सकता है वहां भी बनाया हूं, पहले ये ऐसे बना के मैं ऐसे कर देता था ना, ऐसे बताया होगा मैंने वर्क पावर एनर्जी में भी या सर्कुलर मोशन में। तो वही ये क्रॉस है। ये क्रॉस का मतलब ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रोटेशनल एक्सिस है। ये क्या है बेटा? रोटेशनल एक्सिस। अब ये जब ये घूम रहे होंगे तो ये सब के सब ऐसे ऐसे सर्कल में घूमेंगे, चारों पार्टिकल ऐसे ऐसे सर्कल में, बोर्ड के प्लेन में ही घूमने वाले हैं चारों पार्टिकल। अब चारों की रेडियस सेम होगी, और वो रेडियस वही होगी डायगोनल अपॉन 2, यहां से यहां डायगोनल अपॉन 2। तो आंसर निकल के आएगा जो मेरे पास, देखो जरा क्या, I = m a/√2 होल स्क्वायर, m a/√2 होल स्क्वायर
एम ए बाई रूट 2 होल स्क्वायर एम ए बाई रूट 2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओ ए बाई रूट 2 नहीं, रूट 2 अपॉन 2। ओ गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। देखो आई जो होगा एम रूट 2a अपॉन 2। अरे यहां से यहाँ डायगोनल रूट 2a होगा ना, रूट 2a, हाँ 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 रूट 2a। एम रूट 2a अपॉन 2 एम रूट 2a अपॉन 2 एम रूट 2a अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है? सबका सेम सेम। तो आई क्या आ गया बेटा? एम 2a स्क्वायर बाई 4 एम 2a स्क्वायर बाई 4 एम 2a स्क्वायर बाई 4 एम 2a स्क्वायर बाई 4। तो सबको मैं क्या लिख दूंगा? एम ए स्क्वायर बाई 2 एम ए स्क्वायर बाई 2 एम ए स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, तो ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे अपना दिमाग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिखो तो आपको ये तो पता लग ही गया कि चारों मास का रेडियस सेम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट एम रूट 2a अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू 4। इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि चारों मास का रेडियस सेम सेम है, मास भी सेम होना चाहिए। अगर मास अलग अलग है ना, फिर डायरेक्ट नहीं लिखना, फिर अलग अलग इंडिविजुअल करना। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में भी आपको पता है दोनों का रेडियस सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो? एम ए स्क्वायर इंटू 2। इसमें भी बताएं तो इंटू 2 कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास इससे भी जो आंसर निकल के आएगा बेटा, वो यही आंसर आएगा। क्या देखो, एम 2a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4, तो ये ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर अपना आंसर निकल के आता है। नोट कर लो जरा, नोट कर लो यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, फिर अगले न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है न्यूमेरिकल, उसको समझ लेते हैं। वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन नोट करो जल्दी से। आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल आने वाला है अब आपके स्क्रीन पे, तो अब इसको तो ट्राई करो, फिर तो सोना ही है। एक और देख लेते हैं, फिर तो सो जाएंगे। सर आपका लेक्चर बहुत बड़ा आता है, हम कैसे झेलते हैं, हम ही समझ पाएंगे। इतना बड़ा लेक्चर क्यों रिकॉर्ड करते हो सर? हमें तो नींद ही आती है, आपके आधे लेक्चर में तो हम सो जाते हैं। आधा लेक्चर देख पाते होंगे मुश्किल से, उसमें कुछ समझ नहीं आता। क्या करें भाई, ट्राई करता हूँ मैं आपकी इमेजिनेशन पावर डेवलप हो, थॉट प्रोसेस डेवलप हो, पर आप भी नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको खुद से सोचना पड़ेगा बेटा, वरना मतलब नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा। फिजिक्स मीन्स न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल, बस। और न्यूमेरिकल मीन्स जब थ्योरी वाले पार्ट को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना होता है ना, मैथ्स वाला न्यूमेरिकल दिया होता है, सेट पैटर्न का न्यूमेरिकल होता है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। मैथ्स का न्यूमेरिकल हाँ एक कर लिया तो उसके जैसे 3-4 मिल जाएंगे। थ्योरी होती है, थ्योरी को रट लेते हैं बच्चे, बट जब थ्योरी से न्यूमेरिकल में कन्वर्ट होता है तो बच्चों का दिमाग घूम जाता है, फिर बच्चे इमेजिन ही नहीं कर पाते उस सिचुएशन को। तो यही सिचुएशन है बेटा, जो थ्योरी है ना उसकी एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, देन उसको कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करो। तो मैं लिख रहा हूँ वापस से एक न्यूमेरिकल आपके सामने। तो क्या है देखो, न्यूमेरिकल वापस समझाता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझिएगा जरा। क्वेश्चन क्या है देखो, चलो मैं डायग्राम ही बना देता हूँ, है ना। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ, तीनों मास एम एम बोल दिए गए हैं आपको, ठीक है। तीनों जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है क्वेश्चन में। ये जो ट्राइंगल है ना, ये है अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए,
इसका साइड भी आपको दिया है ए, ठीक है, ठीक। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। अब इसके बाद जो पता क्या करना है आपको, ठीक है, पहले तो क्या पता करना है, कैलकुलेट एम आई अबाउट, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट वन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की कोई भी एक साइड ले लो, ठीक है। अब जो साइड आपको अच्छी लगती है उसके अबाउट ले लो। दूसरा, अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस दिख रहा है ना, इसके अबाउट। थर्ड लिख रहा हूं, देखो थर्ड वाला थोड़ा बड़ा है। अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, about an axis passing through the centroid and perpendicular to plane of triangle, ठीक है। ट्राई करो जल्दी से बेटा, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फटाफट से ट्राई कर सकते हो आप। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी आपको, ज्योमेट्री अगर आपको अच्छे से लगाने आती है तो क्वेश्चन हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेना है, टिंग 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 इक्विलैटरल। एमआई कैलकुलेट करना है, वन साइड, कोई भी एक साइड के अबाउट, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, पर सबसे आसान कौन सी वाली साइड है, ये एक्स एक्सिस वाली, क्योंकि उसमें 2 का तो 0 आ जाए। ओ गड़बड़ कर दिया। हर साइड के अबाउट कोई भी एक साइड के अबाउट कैलकुलेट कर लो, हर साइड के अबाउट सेम ही आएगा। कोई भी एक साइड के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा ना तो वो सेम ही आने वाला है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर सेम क्यों आएगा है, देखो क्या है बेटा, देखो मैं डायग्राम बता के सिमेट्री बता देता हूँ आपको, सिमेट्री समझा देता हूँ। देखो क्या होगा, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा ना तो ये इतना रेडियस में घूमेगा क्या, ये वाला, बाकी 2 तो 0 हो गए, ठीक है। अब अगर मान लो मैं अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ तो ये और ये 2 0 हो गई, और ये वाला घूमेगा इसके अबाउट, इसके अबाउट, ठीक है, वही आएगा सेम। अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से तो तीसरे में अगर ये वाला एक्सिस, ये वाली साइड लेता हूँ तो ये 2 का तो 0 आ गया, ये इतने में घूमेगा क्या, ये तो इसका भी होएगा। तो कोई भी एक एक्सिस के अबाउट ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। बट सबसे आसान कौन सी एक्सिस लगती है आपको, वो मुझे लगती है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो कौन सी वाली साइड सबसे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, वो साइड है एक्स एक्सिस के अलोंग जो है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करता हूं बेटा, आप लोग वीडियो पॉज करो, फर्स्ट वाला सोल्व करो, सेकंड वाला सोल्व करो, थर्ड वाला सोल्व करो, जहां तक पहुंचते हो सोल्व करो। मैं फर्स्ट वाला सोल्व करके बताता हूं। देखो ये एक्स एंड वाई एक्सिस आ गया, एक्स वाई, ये इस टाइप से अपने पास आ गया ये, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मैंने ये वाली साइड ले ली पहले वाले क्वेश्चन में। ये वाली साइड लेने के लिए मुझे आसानी ये रहेगा क्योंकि थोड़ा सिमेट्री है, इसलिए आसान रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ये जो इसका रेडियस है, ये वाला रेडियस पता लगना चाहिए मुझे, क्योंकि ये ऐसे 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 घूम रहा होगा ना, तो ये रेडियस पता लगाने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे पता है ये सेंटर है, ये वाली साइड ए दिया है, साइड जो है ए लिखा है क्वेश्चन में, ये ए जो है ना साइड है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a/2 होगी क्या, यहाँ से यहाँ अगर मैं r मान लूँ बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ तो r² प्लस a/2 होल स्क्वायर पाइथागोरस इक्वल टू a²। तो r² कितना आ गया बेटा, a²/4 इक्वल टू a²। तो r² क्या आ रहा है बेटा, a² माइनस a²/4, तो ये कितना आ गया, r² इक्वल टू 3/4 a²। तो यहाँ से r निकल के जो आया ना मेरे पास, ये आया √3/2a। वैसे r निकालने की जरूरत नहीं, r² ही आएगा। तो आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, 2 का तो 0 आ गया, ये इन दोनों का तो 0 0 आ गया, m × √3/2a होल स्क्वायर।
तो इसका आंसर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया 3/4 ma², फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। चेक करो जरा, आपका भी यही था या कुछ अलग था? आपका भी आंसर यही था या कुछ अलग था? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? पहले पूरा क्वेश्चन लिख लो जरा, पूरा क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन लिखो। अगर फर्स्ट आपसे सही हुआ है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं हुआ है तो चेक करो कहाँ गड़बड़ किया है। ठीक है, चेक करो, एक एक वर्ड जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुना करो। और अगर सेकंड वाला सही हो गया है तो सॉरी फर्स्ट सही हो गया तो सेकंड वाला ट्राई करो। सेकंड में कौन सी एक्सिस है? ये वाई एक्सिस, ये वाली लाइन है, ठीक है ना। वाई एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ट्राई करो जरा सेकंड वाला क्वेश्चन। जिससे हो गया है ठीक है, नहीं हुआ है वो भी ट्राई करें। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप लोग सही कर पाओ। मैं क्वेश्चन रब कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से सॉल्व करना है, यही वाला डायग्राम यूज कर लेते हैं। अपने पास आ गया ये सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन का, और ये वाली एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस क्वेश्चन में स्पेसिफाई है। एक मास तो एक जीरो गया क्या? एक मास तो जीरो आ गया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये वाला जो मास घूम रहा होगा ए रेडियस में घूम रहा होगा क्या? इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा क्या? ये वाला मास कम रेडियस में घूम रहा होगा, तो ये वाला मास जो है ना m, ये तो a² में घूम रहा होगा, और ऊपर वाला मास जो है वो a/2 में घूम रहा होगा। a/2 में क्यों? देखो यहाँ से यहाँ तक ये इतना रेडियस में घूम रहा है ना a/2 में। तो आंसर निकल के आया मेरे पास ma² प्लस ma²/4। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आई जो है ma² कॉमन आ गया, तो 1 + 1/4। एलसीएम आ गया कितना बेटा? ma², 4 एलसीएम आ गया, तो 4 + 1, तो ये हो गया 5/4 ma²। ठीक है, ये आंसर आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन का। चेक कर लो जरा आप लोगों का आंसर भी यही था या कुछ अलग? चेक करो बेटा, चेक करो फटाफट से, और वीडियो पॉज करके लिख भी लो। अब मैं आ जाता हूँ थर्ड वाले पार्ट पे। क्वेश्चन का जो अपना थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व कर देते हैं। थर्ड पार्ट में सेंट्रोइड, कुछ बच्चे सेंट्रोइड को लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर सेंट्रोइड कहाँ होगा। तो मैंने पहले सेंट्रोइड के लिए आपको बताया हुआ है बेटा, सेंट्रोइड कहाँ होता है। सेंटर ऑफ मास में बताया था ना, जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा वही सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट भी लिखना सिखाया मैंने आपको। तो थर्ड वाला पार्ट क्वेश्चन का समझते हैं जरा। यह मास आ गया एक, दूसरा मास आ गया m, तीसरा मास m आ गया, x एक्सिस y एक्सिस। सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगा। पहले तो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 0, 0, a, 0, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये a/2, √3/2 है। √3/2 है कहाँ से आया? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना बेटा, मैंने क्या बताया था? थोड़ी देर पहले क्या बताया था, भूल जाते हो आप। ये कैलकुलेशन करी थी ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, यही तो आया था √3/2 है। पाइथागोरस लगा के a/2, ये a है, और ये कैलकुलेशन करी थी अपन ने, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगा क्या? यहाँ इस लाइन पे सेंट्रोइड, मैथ्स वाले बच्चों को तो पता ही होगा। सेंट्रोइड क्या होता है? एक ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर मैं सिस्टम को घुमाता हूँ तो ये तीनों सेम रेडियस में घूमेंगे। ये तीनों क्या होंगे? सेम रेडियस में घूमेंगे। क्लियर है? तो अब कितना रेडियस में घूमेंगे ये पता करना है मुझे, तो मैं कोई भी एक मास के लिए पता कर लेता हूँ जरा कितना रेडियस में घूमने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला मास के रेडियस पता कर लेंगे। तो ये तो 0, 0 आ गया। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट a/2 तो ये आ गया, कॉमा ये वाला कोऑर्डिनेट भी पता लगा लो क्या? y कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है ना x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जो लिखते हैं वही सेंट्रोइड होता है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेंट्रोइड xcm x1 या x सेंट्रोइड लिख देता हूं मैं, ठीक है। x सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 + x2 + x3/3। तो ये आ गया 0 + a/2/3। तो ऊपर सिंप्लीफाई करूंगा तो x कोऑर्डिनेट जो सेंट्रोइड का निकल के आया मेरे पास, ऊपर आ रहा है 3a/2/3, तो a/2 आ गया। वो तो मुझे डायरेक्ट सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पता भी लग गया था क्योंकि ये मीडियन पे लाई करता है, ठीक है। तो a/2 लिख दिया। ऐसे y कोऑर्डिनेट जो सेंट्रोइड का निकालूंगा, y सेंट्रोइड, वैसे सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास सेम होगा। सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट तो 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, वहाँ तो y कोऑर्डिनेट √3/2 a/3। तो ये आ गया कितना बेटा? ये आ गया a/2√3। ये √3 से ये √3 को √3 लिख सकता हूँ, एक गायब होगा, a/2√3 आ गया। तो ये आ गया a/2√3। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये r निकाल लेता हूँ, और मैं सिमेट्री से बोल सकता हूँ जितना रेडियस में ये तीनों मास बराबर रेडियस में घूम रहे होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला रेडियस पता कर लेते हैं, r कितना आएगा?
तो ये 0,0 है, ये a/2 a/2 √3 है। तो यहाँ से पता लगाता हूँ जरा क्या है, ये वाला सोल्यूशन मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी मैथमेटिक्स से थोड़ी सी ज्योमेट्री आ गई है, और इतनी सी ज्योमेट्री बच्चों आपको लगाना आनी चाहिए यार। आसान ज्योमेट्री कोई है तो है नहीं ऐसा। तो आर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाले ट्राइंगल में देखो ना मैं, तो ये वाले ट्राइंगल में ये तो a/2 हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया a/2 √3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, ये a/2 होल स्क्वायर, a/2 √3 होल स्क्वायर रूट, या फिर चाहो तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में। मैं इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, तो ये आएगा क्या a/2 - 0 a/2 √3 - 0। तो ये कितना आ गया a²/4 प्लस a²/4 × 3 रूट। तो क्या हो गया बेटा, r का जो वैल्यू निकल के आएगा, a²/4 तो कॉमन आ गया, तो 1 + 1/3 कितना हो जाता है, 1 + 1/3 कितना बेटा 4/3। 4 ने 4 को मार दिया, तो आंसर निकल के आया a/√3। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख दूं, m × a/√3² × 3 क्यों किया, तीनों मास का सेम आएगा, इसका सेम आएगा। तो फाइनल आंसर निकल के आता है m a²/3 × 3। तो फाइनल जो मेरे पास निकल के आया आंसर ma²। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना छोटू सा आंसर निकल के आया इतनी देर मेहनत करने के बाद में। ठीक है, तो जरा चेक करो आप लोगों का आंसर भी कुछ ऐसा ही आया था या कुछ अलग था। अगर ऐसा ही आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका आंसर अलग है तो फिर गलती करी है। क्या गलती करी है वो ढूंढ लेना। अब आप लोग आंसर यही आना चाहिए, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करिए आप लोगों ने। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ी सी ज्योमेट्री के कारण हो सकता है बच्चों को क्वेश्चन हार्ड लगा है। मुझे जहां तक लगता है मैथ्स वाले बच्चों को तो डायरेक्ट पता होता है सेंट्रोइड से यहाँ तक की डिस्टेंस a/√3 होती है। तो ये अगर a/√3 डायरेक्ट अगर आपको पता है ना, तो फिर बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में अपन ने थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन समझी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और मैं बोला 2-3 लेक्चर तो मैं इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, एमआई की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ताकि आगे का चैप्टर अपने को आसान वे में चला जाए। और एक चीज ध्यान रखना, जेई मेंस में और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन एमआई का पूछा जाता है, कुछ नहीं, पूरा चैप्टर की शुरुआत से ही क्वेश्चन पूछ लिया, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस। बहुत बार क्वेश्चन आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नीट का पेपर उठा के देख लेना, हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जरूर मिलेगा आपको, कोई भी पेपर उठा के देख लो। ठीक है बेटा, तो एमआई की कैलकुलेशन अच्छे से समझनी है। 3-4 दिन तक, 3 लेक्चर तक अपन एमआई की कैलकुलेशन समझेंगे, जिसमें आज एक चला गया, 2 लेक्चर और आएंगे। ठीक है, तो लेक्चर क्लोज करता हूं बच्चों, थैंक यू।